ओके, अब बात करते हैं पर बेटा क्लोरोफिल ए के लिए, क्योंकि आपको पता है क्लोरोफिल जो है वो इंपॉर्टेंट पिगमेंट हो गया। अब क्लोरोफिल ए, सबसे पहले बेटा फॉर्मूला क्लोरोफिल ए का, तो क्लोरोफिल ए में लिखोगे C55 H72 ऑक्सीजन 5 N4 एंड मैग्नीशियम। ये तो क्लोरोफिल का फॉर्मूला है, C55 H72 O5 N4 मैग्नीशियम। अगर हम अपन केमिकल की नेम की बात करें तो टेट्रा पाइलोरिक मैग्नीशियम पोरफायरिन, ये इसका केमिकल नेम है। पोरफायरिन को फाइटोल टेल भी बोल सकते हैं अपन, फाइटोल टेल भी बोल सकते हैं, राइट। ये नाम किस तरह याद रखना, देखो इस तरह की 4 रिंग्स होती है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स है, इसलिए पाइलोरिक वर्ड दे दिया मैंने। इस तरह की 4 रिंग्स होती है, राइट बेटा। बीच में कौन होता है, मैग्नीशियम होता है, और ये सब इससे अटैच होती है। यह एक कार्बन की चेन होगी जिसको आप बोल रहे हैं पोरफायरिन या फाइटोल टेल। ये फाइटोल टेल है बेटा, एक्चुअली ये फाइटोल टेल है, ठीक है। तो ये इसके बेसिस पे 4 हैं, तो टेट्रा N2 कंटेनिंग रिंग्स है, तो पाइलोरिक, बीच में मैग्नीशियम है, और ये फाइटोल रिंग, तो टेट्रा पाइलोरिक मैग्नीशियम पोरफायरिन, ये इसका केमिकल नेम है, इस पर बेस्ड है। तो आपको ये याद नहीं रखना है, ये 2 नाम याद रखने हैं, राइट। कि क्लोरोफिल ए क्या फॉर्मूला है, इसका नाम क्या है। क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस है, उस पर बात करते हैं बेटा। क्लोरोफिल ए और बी के अंदर क्या डिफरेंस है, अपन उसकी बात कर लेते हैं। देखो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला जो है वो C55 H72 O5 N4 और मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला देखना बेटा, C55 H70 O5 O6 N4 एंड मैग्नीशियम हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखो कितना सा डिफरेंस है कि ये 4 रिंग्स है, ये फर्स्ट रिंग, ये सेकंड रिंग, ये थर्ड रिंग, आप इसी तरह देखो एक फोर्थ रिंग, बेसिक समझना है अपन को, बीच में मैग्नीशियम, ये फर्स्ट रिंग, ये सेकंड रिंग, ये थर्ड रिंग और ये फोर्थ रिंग, राइट। ये सब मैग्नीशियम से जुड़ी हुई, यही पढ़ा भी अपन ने। तो सेकंड रिंग में, सेकंड रिंग को थोड़ा मैं सही से बना देता हूँ ताकि समझा पाऊँ। ये सेकंड रिंग, उसका फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, इस थर्ड कार्बन से जुड़ा होता है CH3, इसमें बेटा क्लोरोफिल ए की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जब आप क्लोरोफिल बी को देखोगे ना, तो इस CH3 की जगह आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, CH, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। क्लोरोफिल ए में सेकंड रिंग के थर्ड कार्बन पर CH3 जो होता है, उसकी जगह क्लोरोफिल बी में CHO आ जाएगा। तो बेटा CH3 और CHO के फॉर्मूले में डिफरेंस क्या रहा है कि क्लोरोफिल के हाइड्रोजन 3 थे, तो 2 हाइड्रोजन कम कर दो, तो अपन ने 2 हाइड्रोजन कम कर दिए, लेकिन 1 ऑक्सीजन बढ़ा दो, तो ये फॉर्मूला होगी। तो फॉर्मूले में सिर्फ इतना सा अंतर है कि CH3 की जगह CHO को फिट करना है, तो कार्बन के नंबर तो बराबर है, तो कार्बन में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 3 थे और अब 1 है, मतलब 2 कम हो गए, तो 2 कम कर दो। ऑक्सीजन यहाँ एक्स्ट्रा हो गया, तो ऑक्सीजन ज़्यादा कर दिया। तो सिर्फ इतना सा अंतर है बेटा कि सेकंड रिंग के थर्ड कार्बन पर CH3 की जगह CHO अगर आ जाए तो वो क्लोरोफिल बी बन जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है, ए और बी में कभी कभी पूछ लिया जाता है। बनता कैसे क्लोरोफिल, सक्सिनिल कोएंजाइम रिएक्ट करता है बेटा किसके साथ, ग्लाइसिन एमिनो एसिड के साथ, ग्लाइसिन एमिनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है कौन, सक्सिनिल कोएंजाइम रिएक्ट विथ ग्लाइसिन एमिनो एसिड, और इन दोनों की रिएक्शन से बनता है प्रोटोक्लोरोफिल, राइट। जब प्रोटोक्लोरोफिल पर लाइट गिरती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोफिल में, किसकी प्रेजेंस में बेटा, लाइट की प्रेजेंस में। मतलब लाइट जब गिरेगी प्रोटोक्लोरोफिल पे तो कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल बनने के लिए 3 चीजें जरूरी होगी, सक्सिनिल कोएंजाइम, ग्लाइसिन एमिनो एसिड और लाइट। मतलब आपने सोचो कि सक्सिनिल कोएंजाइम ग्लाइसिन तो खिलाया पादप को, प्लांट्स को, लेकिन उस प्लांट को आपने एक अंधेरे कमरे के अंदर रख दिया, उसको लाइट नहीं दी आपने, तो क्या वो क्लोरोफिल बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि कोई भी आप गमला वमला लेके जब रूम के अंदर रख देते हो अंधेरे में, तो वो पीला पड़ने लग जाता है, येलो होने लगता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल कम हो जाता है। क्लोरोफिल बनेगा ही नहीं, क्योंकि सक्सिनिल कोएंजाइम तो है लेकिन लाइट नहीं है ना। तो तीनों चाहिए, सक्सिनिल कोएंजाइम, ग्लाइसिन, प्रोटोक्लोरोफिल बनाएंगे, जब उस पर लाइट गिरेगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोफिल में। ओके बेटा, तो इस तरह से क्लोरोफिल ए का आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, उसका केमिकल नेम
क्लोरोफिल ए बी में डिफरेंस और वो कैसे बनता है। तो आपने किसके बारे में बात कर ली बेटा, आपने बात कर ली क्लोरोफिल के बारे में, पिगमेंट्स के बारे में, CO2 के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो अब आपको मेजरली बातें पूरे समझ में आ गया। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई थी वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फर्स्ट फोटोसिंथेसिस किसने किया था बेटा, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस किसने किया था, तो आप बोलेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन नहीं रिलीज की, तो फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करने का क्रेडिट किसको जाता है, तो आपका आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गी का। किसको जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को, साइनोबैक्टीरिया को, क्योंकि ये यूज़ करते थे H2S का और ये यूज़ करते हैं H2O का। जब S यूज़ करेंगे तो क्या निकलेगी बेटा, यहाँ तो सल्फर गैस निकलेगी, कौन निकलेगी बेटा, सल्फर गैस निकलेगी, और यहाँ पर कौन निकलेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं अपन। अब अपन ब्लैकमैन के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ब्लैकमैन ने क्या किया, ब्लैकमैन ने फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया कि लाइट रिएक्शन तो पहले चली आ रही थी, लाइट रिएक्शन जो कि हिल को क्रेडिट जाता है एक्सप्लेन का, इसलिए अपन ने इसको एक नाम और दिया था हिल्स रिएक्शन, हिल्स रिएक्शन, तो हिल्स रिएक्शन भी बोल सकते हो। और एक रिएक्शन है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को किसने एक्सप्लेन किया था, मतलब किसने बताया था कि डार्क रिएक्शन भी होती है, ब्लैकमैन ने। सो इज कॉल्ड ब्लैकमैन रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन, ठीक है बेटा। एक और चीज़ याद रखना, मैं जब मैं सेल बायोलॉजी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था लाइट रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होती है, तो ग्रेना पर, और ये डार्क रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होती थे, स्ट्रोमा में। अब जिसने सेल बायोलॉजी नहीं पढ़ी वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा यहाँ पर, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, थोड़ा सा एक्सप्लेन, ज़्यादा नहीं करूँगा। ये क्लोरोप्लास्ट बाइमेम्ब्रेन होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे ऑलमोस्ट 60 to 80 इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है, इनको हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं बेटा इनको, ग्रेना। ये पूरा ग्रेना है, ग्रेना, और ये जो चारों तरफ भरा होता है वो स्ट्रोमा है। तो इस स्ट्रोमा में तो कौन सी रिएक्शन चल रही है, डार्क, और इस ग्रेना पर रिएक्शन चल रही है लाइट। वाई, क्योंकि लाइट के पास ग्रेना के पास पिगमेंट होते हैं। लाइट रिएक्शन टोटली डिपेंड ऑन पिगमेंट्स, इन पिगमेंट पे डिपेंड है लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा में पिगमेंट नहीं होते, स्ट्रोमा में होते हैं एंजाइम, और डार्क रिएक्शन टोटली डिपेंड ऑन एंजाइम्स। तो एंजाइम जहाँ है वहाँ डार्क रिएक्शन है, मतलब स्ट्रोमा, पिगमेंट जहाँ है वहाँ लाइट रिएक्शन है, मतलब ग्रेना। ग्रेना की एक छोटी यूनिट, ये वाली यूनिट, इस यूनिट को बोलते हैं बेटा ग्रेनम। क्या बोलते हैं अपन, ग्रेनम। और थाइलेकोइड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, थाइलेकोइड। तो आप इसको थाइलेकोइड बोलो या ग्रेनम बोलो, और डिटेल में पढ़ना है तो सेल बायो में चले जाना बेटा। तो थाइलेकोइड जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनता है, ग्रेना। और ग्रेना में मिलते हैं पिगमेंट। पिगमेंट को क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा क्वांटासोम, और मैंने वो बताया था ये फंक्शनल यूनिट होती है फोटोसिंथेसिस की। क्वांटासोम में दो टाइप के पिगमेंट होते हैं बेटा, PS फर्स्ट पिगमेंट भी होता है और PS सेकंड भी होते हैं। दोनों पिगमेंट मिलते हैं किसमें, ग्रेना पर। ग्रेना पर जो क्वांटासोम मिल रहा है ना उसमें दोनों पिगमेंट है, PS फर्स्ट सेकंड, मतलब ग्रेना पर तो दोनों पिगमेंट मिलेंगे, है ना। लेकिन देखो सुनो, एक थाइलेकोइड थोड़ा बड़ा हो जाता है और अकेला रहता है, वो दो ग्रेना को जोड़ने का काम करता है तो ये भी थाइलेकोइड ही, मतलब ग्रेनम ही है, लेकिन वो अकेला होता है और स्ट्रोमा में पड़ा होता है, इन दोनों को जोड़ता है। स्ट्रोमा में पड़ा होता है इसलिए इसको एक नाम दे दे बेटा, स्ट्रोमल थाइलेकोइड। थाइलेकोइड है, स्ट्रोमा में पड़ा हुआ है। और आपको पता है ग्रेनम के पास पिगमेंट होते हैं, जैसे ग्रेना है तो यहाँ भी कुछ पिगमेंट मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये पिगमेंट केवल PS फर्स्ट पिगमेंट है, सेकंड नहीं मिलते यहाँ पर। तो स्ट्रोमल थाइलेकोइड के पास तो केवल PS फर्स्ट पिगमेंट मिलते हैं, लेकिन जो ग्रेना होता है ना उसके पास PS सेकंड दोनों पिगमेंट मिलते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको याद रहेगी ना बेटा तो आप आगे जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। तो याद रख लेना, लाइट रिएक्शन ग्रेना पर कंप्लीट होती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। ग्रेना पर पिगमेंट मिलते हैं PS फर्स्ट सेकंड दोनों टाइप के, स्ट्रोमल थाइलेकोइड पे PS फर्स्ट और स्ट्रोमा में पिगमेंट नहीं मिलते। राइट, अगर ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम इस रिएक्शंस को आसानी से पढ़ पाएंगे। चलो आगे बात करते हैं अपन इन पर कि हेल रिएक्शन कहाँ चल रही है बेटा, ग्रेना पर। क्या होता है हेल रिएक्शन में, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि लाइट आई, उस लाइट को कन्वर्ट कर दिया ATP मतलब केमिकल एनर्जी में, और लाइट को ATP में कन्वर्ट करने का काम करेंगे बेटा पिगमेंट्स। क्या करेंगे, पिगमेंट। पिगमेंट ने लाइट को ऑब्जर्व किया, ATP में कन्वर्ट कर दिया। तो ATP बनाना टारगेट है किसका, लाइट रिएक्शन का, लेकिन इसका टारगेट थोड़ा अलग है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या करती है, CO2 को पकड़ती है, H2O को पकड़ती है और कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में। और याद रखना बेटा फोटोसिंथेसिस का
टारगेट एटीपी बनाना नहीं है, फोटोसिंथेसिस का टारगेट ग्लूकोज बनाना है, मतलब दोनों रिएक्शन में से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डार्क रिएक्शन। लेकिन डार्क रिएक्शन को इन दोनों को जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये एटीपी यहाँ यूज आते हैं। मतलब बेटा कितनी अच्छी स्टोरी है कि डार्क रिएक्शन को ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज बनाने के लिए CO2H2 को जोड़ना है और एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी बनाने के लिए प्लांट के पास एक अलग रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन। जब ये एटीपी बनाएगा तो डार्क रिएक्शन एटीपी की हेल्प से ग्लूकोज बना पाएगा। तो लाइट रिएक्शन चलेगी, फिर डार्क रिएक्शन, और ये दोनों मिलकर फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं। ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन दोनों में कंपेयर करें तो वो ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि वो ग्लूकोज बना रहा है। हाँ, ग्लूकोज बनाने के लिए एटीपी चाहिए, तो एटीपी बनाने के लिए लाइट रिएक्शन चाहिए। लाइट रिएक्शन पिगमेंट पे डिपेंड करती है, और ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है, ये एंजाइम पर डिपेंड करती है। तो इसका टारगेट एटीपी बनाना, इसका टारगेट ग्लूकोज बनाना। इट कंप्लीट इन स्ट्रोमा, इट कंप्लीट इन ग्रेना, इट्स कॉल्ड हिल रिएक्शन, इट्स कॉल्ड ब्लैकमैन रिएक्शन। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा लाइट रिएक्शन, मतलब हिल रिएक्शन, जो क्या बना रहा है एटीपी, कैसे एटीपी बनाते हैं, वो पूरा प्रोसेस अपन पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन के अंदर। तो चलो अपन लाइट रिएक्शन की बात करते हैं डार्क रिएक्शन के बाद। देखो आप समझो बात को। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन को आपने एक नाम और दे दिया, हिल रिएक्शन। सही है बेटा, लेकिन समझो आप लाइट रिएक्शन का टारगेट क्या है? एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी कैसे बनेगा? एडीपी, एडिनो डाइफॉस्फेट, उसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा, आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये बना लेगा एटीपी। एटीपी कब बना? फॉस्फोरस के जुड़ने से। इसलिए इस रिएक्शन को, एटीपी बनने की रिएक्शन को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी बनना, क्योंकि फॉस्फोरस जुड़ेगा उससे, फॉस्फोराइलेशन। लेकिन यह फॉस्फोरस जुड़कर एटीपी बनाया, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? लाइट। भाई लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एटीपी तो बना है, तो एटीपी बनना तो फॉस्फोराइलेशन, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में बना है, इसलिए वर्ड दे दिया फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो लाइट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। व्हाट यू मीन ऑफ फोटो? फोटो मीन्स लाइट एंड फॉस्फोराइलेशन मीन्स एटीपी फॉर्मेशन। मतलब एटीपी फॉर्मेशन होना इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। और आपको पता है कि लाइट से एटीपी बनना लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन का ही अदर नेम है फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर कहीं लिखा है फोटोफॉस्फोराइलेशन, दैट्स मीन हम किसकी बात कर रहे हैं? लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हिल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब एटीपी बनने के लिए ये दो टाइप से चलता है, एक साइक्लिक फॉर्म में चलता है तो इस कॉल्ड साइक्लिक रिएक्शन, और एक नॉन साइक्लिक रिएक्शन की फॉर्म में चलता है, इस कॉल्ड नॉन साइक्लिक रिएक्शंस। तो दो रिएक्शन है, इसका टारगेट भी एटीपी बनाना और इसका टारगेट भी एटीपी बनाना, क्योंकि दोनों किसके पार्ट है? लाइट रिएक्शन के। दोनों का टारगेट क्या है? एटीपी फॉर्मेशन करना। तो लाइट रिएक्शन जो है वो दो पार्ट में चलती है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा साइक्लिक रिएक्शन के बारे में, कि साइक्लिक रिएक्शन है। ओके, तो अपन अब बात करते हैं बेटा साइक्लिक रिएक्शन के लिए। साइक्लिक किसका पार्ट है? साइक्लिक रिएक्शन किसका पार्ट है बेटा? साइक्लिक रिएक्शन पार्ट है लाइट रिएक्शन का। मतलब साइक्लिक रिएक्शन का मोटो क्या है? एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी बना साइक्लिक रिएक्शन का फॉर्मेशन। अब देखो एटीपी रिएक्शन है, लेकिन पहले मैं इसके रिएक्शन बताता हूँ, फिर मैं आपको साथ साथ पॉइंट भी बताऊंगा। आप पॉइंट साथ में नोट कर लेना कि कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। जरूरी नहीं है रिएक्शन याद हो, बट पॉइंट्स याद होना चाहिए। दोनों याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये मैंने एक थाइलेकोइड बनाया। थाइलेकोइड कौन है बेटा? पता है ना? थाइलेकोइड है ग्रेना। ग्रेना का एक पार्ट, मतलब ग्रेनम आप है, ग्रेनम जो होता है ना वही थाइलेकोइड होता है, मतलब ग्रेना का एक पार्ट है। और उनके सबके पास अपनी एक ल्यूमेन होती है। क्या होती है बेटा? ल्यूमेन। तो ल्यूमेन ये इनकी, ल्यूमेन में क्या होगा कि जब लाइट गिरेगी 700 नैनोमीटर या इससे ज़्यादा की वेवलेंथ वाली प्लांट पर, वैसे तो प्लांट पे दोनों लाइट साथ गिरती है, तो अपन दोनों को अलग अलग करके पढ़ लेते हैं कि 700 नैनोमीटर और इससे मोर वेवलेंथ वाली लाइट क्या करती है? जब वो लाइट गिरती है तो ग्रेना पर जो पीएच फर्स्ट पिगमेंट होता है उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर निकलेंगे, जिसको कौन रिसीव करेगा बेटा? एफआरएस। एफआरएस कौन है? बात करेंगे। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसको कौन लेगा? तो उसको लेगा बेटा एफडी, फेरेडॉक्सिन। फिर यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर निकलेगा तो उसको लेगा बेटा साइटोक्रोम B6। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा बेटा उसको लेंगे साइटोक्रोम F। फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको लेगा बेटा PC, प्लास्टोसाइनिन, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा? पीएच फर्स्ट के पास। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला तो वहीं आ गया, तो एक साइकिल बन गया, इस कॉल्ड साइक्लिक रिएक्शन, है ना बेटा? अब मैं जो पॉइंट याद बता रहा हूँ ना आपको, वो पॉइंट्स आप याद रखना।
सबसे पहली बात कि जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो याद रखना कि ये रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होती है। तो मैं कहूँगा ये रिएक्शन चलती है ग्रेना पर एंड स्ट्रोमल थाइलेकोइड पर। आप बोलेंगे क्यों सर? तो मेरा आंसर होगा बिकॉज ग्रेना और स्ट्रोमल थाइलेकोइड दोनों के पास पीएस फर्स्ट होता है। याद करो, मैंने भी आपको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर बताई थी, पीछे जाके देख सकते हो। ग्रेना पर दोनों तरह के पिगमेंट थे, पीएस फर्स्ट भी और पीएस सेकंड भी, और स्ट्रोमल थाइलेकोइड के पास केवल पीएस फर्स्ट था। ये रिएक्शन जो आप देख रहे हो इसमें कौन सा पिगमेंट इन्वॉल्व है? ओनली पीएस फर्स्ट, जो कि दोनों के पास मिलता है, ग्रेना के पास भी और स्ट्रोमल थाइलेकोइड के पास। सो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि साइक्लिक रिएक्शन कंप्लीट ऑन बोथ, ग्रेना पर भी और स्ट्रोमल थाइलेकोइड पे। तो पहली रिएक्शन तो ये याद रखनी, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि ये रिएक्शन कहाँ चलती है। ये रिएक्शन चलती है ग्रेना पर एंड स्ट्रोमल थाइलेकोइड पे। सेकंड रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, सॉरी। सेकंड पॉइंट है कौन सा पिगमेंट इन्वॉल्व है? तो पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, ओनली पीएस फर्स्ट। फर्स्ट पॉइंट इज cyclic reaction complete on grana and stromal thylakoid. Second point is PS first pigment involved in cyclic reaction. कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व हो रहा है? PS फर्स्ट। थर्ड पॉइंट के लिए मैं बात करता हूँ कि तीसरा पॉइंट कौन सा याद करना है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज FRS। कौन है बेटा? FRS का पूरा नाम याद रखना बेटा, फेरस रेड्यूसिंग सबस्ट्रेट। कौन है बेटा? फेरस रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, जिसको अपन शॉर्ट में आयरन सल्फर प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आयरन सल्फर प्रोटीन। तो आयरन सल्फर प्रोटीन भी इसका नाम है, फेरस रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट भी इसका नाम है, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। देखो पीएस फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो किसने लिया? FRS। हाँ बेटा, कई बार ऐसा हो सकता है कि FRS ऑप्शन में नहीं है, देन हम आंसर ले सकते हैं FD। FD मतलब फेरिडोक्सिन। कौन बेटा? फेरिडोक्सिन। तो फेरिडोक्सिन हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन फेरिडोक्सिन हमें आंसर तब लगाना है जब ऑप्शन में क्या नहीं है? FRS नहीं है। अदरवाइज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑलवेज FRS। नहीं है FRS तो FD आंसर लगा देना। ये तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, इस प्रोसेस में 2 ATP बनते हैं, 1 ATP यहाँ और 1 ATP यहाँ। अब ये ATP बने कैसे? ये ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कोई बन गए, इनका एक प्रोसेस होता है, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। कीमोऑस्मेटिक थ्योरी होती है, वो इसको एक्सप्लेन करती है कि क्यों ATP बनना मैंने यहाँ लिखा है और ये कैसे बन रहे हैं, वो सब बातें बाद में करेंगे। अभी हम यहाँ सिर्फ ATP फॉर्मेशन देख रहे हैं, है ना बेटा। और कैसे बनते हैं ATP, यहाँ कैसे आ गए, वो सब बाद में डिस्कशन करेंगे। तो बस एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि वन साइक्लिक रिएक्शन लीड फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP। एक साइक्लिक रिएक्शन से कितने ATP बन रहे हैं बेटा? 2 ATP बन रहे हैं। एक तो ये बात हमें याद रखनी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज FRS, नहीं ऑप्शन में तो फेरिडोक्सिन। कौन सा पिगमेंट इन्वॉल्व हो रहा है? PS फर्स्ट, और कहाँ चलता है? ग्रेना और स्ट्रोमल थाइलेकोइड पे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है बेटा, क्या इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ? क्या? अरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और घूम फिर के वापस इसके पास आ गया, दैट्स मीन इलेक्ट्रॉन लॉस एब्सेंट। इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं है क्योंकि साइक्लिक है, जो गया वो आ गया। 2 ATP बने इस रिएक्शन में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात हो ही गई। यहाँ ध्यान रखना कि फेरिडोक्सिन जो है ना FD, इसके पास तो आयरन होता है, आयरन उसके पास भी है, लेकिन कॉपर के लिए पूछ लेता है। देखो आयरन की तो 2 चीजें होगी, FRS के पास भी आयरन है और फेरिडोक्सिन के पास भी आयरन, इन दोनों के पास आयरन होता है। लेकिन जो प्लास्टोसाइनिन है ना, PC, इसको प्लास्टोसाइनिन, क्या बोलेंगे इसको बेटा? प्लास्टोसाइनिन। इसके पास जो मेटल होती है इज कॉल्ड कॉपर, ये कॉपर मेटल है इसके पास। तो प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है एंड फेरिडोक्सिन एंड FRS आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ये पॉइंट और याद रख लेना आपको, बस यही पॉइंट याद रखने जो मैंने बताया। और ये डायग्राम अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। PS फर्स्ट FRS, फेरिडोक्सिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6, CYTO का मतलब है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, देन प्लास्टोसाइनिन और वापस लौट आया। ये साइक्लिक रिएक्शन, ये पॉइंट्स याद रखना है। वन साइक्लिक रिएक्शन लीड फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आगे भी यूज आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी साइक्लिक रिएक्शन होगी। याद हो जाएगा बेटा, ल्यूमेन में या कुछ नहीं हो रहा है, ल्यूमेन से रिलेटेड ही नहीं है। ल्यूमेन किससे रिलेटेड है, कहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब बात करेंगे हम नॉन साइक्लिक के अंदर। अभी हमने केवल साइक्लिक पढ़ा है, फिर मैं बता देता हूँ कहाँ कंप्लीट होती है, ग्रेना एंड स्ट्रोमल थाइलेकोइड पे। सेकंड पॉइंट इज कौन सा पिगमेंट इन्वॉल्व होता है? PS फर्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज FRS। FRS नहीं है, देन हमारा आंसर क्या हो सकता है? फेरिडोक्सिन।
फिर हम बोलें कि कितने एटीपी बन रहे हैं, तो 2 एटीपी। हाँ, इस तरह के भी क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट और एटीपी फॉर्मेशन किसके बीच में हो, एफडी साइटोक्रोम के बीच में, सेकंड साइटोक्रोम B6 और F के बीच में। लेकिन ये कैसे बनते हैं, ये प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे। और कौन कॉपर कंटेनिंग है, प्लास्टोसाइनिन। तो ये पूरी रिएक्शन किस में आती है बेटा, साइक्लिक रिएक्शन में। अब अपन बात करते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, नॉन साइक्लिक रिएक्शन के बारे में। नॉन साइक्लिक का भी मोटो क्या है, एटीपी बनाना। साइक्लिक रिएक्शन का भी मोटो क्या था, एटीपी बनाना। तो साइक्लिक ने कितने एटीपी बनाए, 2 एटीपी। अब हम बात करेंगे नॉन साइक्लिक के बारे में। ये फिर मैंने बनाया बेटा कौन, थाइलेकोइड। पॉइंट्स में बता दूंगा कि कौन कौन से हमें याद रखने। देखो ये कौन है बेटा, ल्यूमेन। जब लाइट गिरेगी 680 नैनोमीटर या इससे कम वाली, तो क्या होगा। अभी तक तो 700 नैनोमीटर से ज़्यादा की लाइट थी, क्योंकि लाइट तो दोनों साथ गिरती है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक साथ ही चलते हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे तो एक एक करके ना। तो 700 की ने तो साइक्लिक चलाया और 680 नैनोमीटर ने नॉन साइक्लिक चलाया। तो 680 के वजह से कौन पिगमेंट एक्टिव हो जाते हैं, PS सेकेंड, आप जानते हैं। फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे उसको निकलेगा बेटा फियोफाइटिन। फियोफाइटिन किसने ले लिया बेटा, ये फियोफाइटिन ने ले लिया। फियोफाइटिन से जो निकला बेटा इलेक्ट्रॉन, उसको किसने ले लिया, प्लास्टोक्यूनोन ने। प्लास्टोक्यूनोन से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको किसने ले लिया बेटा, साइटोक्रोम पिगमेंट ने। साइटोक्रोम B6 F वो सब आ जाते हैं यहाँ पर। यहीं एक एटीपी भी फॉर्म होगा, 1 एटीपी। हाउ मेनी एटीपी, 1 एटीपी। फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम से कौन ले लिया, PC। हाँ, यहाँ PC से इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, PS फर्स्ट। और PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, FRS के पास। FRS से इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, फेराडॉक्सिन के पास। और ये फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, बाहर कौन है बेटा, स्ट्रोमा। अरे थाइलेकोइड के बाहर क्या होता है, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में जो H+ पड़े हुए हैं ना बेटा, और स्ट्रोमा में पड़े हुए NADP+, ये H, ये NADP+ और ये इलेक्ट्रॉन तीनों मिलकर बना लेंगे 2NADPH2। ध्यान रखना 1 NADPH2 इक्वल टू 3 ATP, तो 2 NADPH2 इक्वल टू 6 ATP। ये एनर्जी की बड़ी करेंसी है। तो 2 NADPH2 कितने ATP के इक्वल है, 6 ATP इक्वल है, बिकॉज 1 NADPH2 इक्वल टू 3 ATP। तो ये नॉन साइक्लिक रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब आप क्या देख रहे हैं बेटा कि ये कुछ जेड जैसा दिखाई दे रहा है, ये जेड। तो अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ ना वो याद रखना बेटा। फर्स्ट पॉइंट, अच्छा पहले तो मैं बोलता हूँ कि दिस रिएक्शन ऑल्सो नोन एज जेड स्कीम। जेड स्कीम क्यों बोला, आपको समझ में आ गया, बिकॉज ये जेड जैसा दिख रहा है। सेकेंड पॉइंट, ये कहां चलेगा, तो मैं बोलूंगा इट कंप्लीट ओनली ऑन ग्रेना। ये केवल ग्रेना पर चलेगा, ग्रेना पर पूर्ण होगा। इट कंप्लीट ओनली ऑन ग्रेना, दिस रिएक्शन अकर ओनली ऑन ग्रेना, बिकॉज PS सेकेंड ओनली फाउंड ऑन ग्रेना। आपको मैंने बताया था ना, PS फर्स्ट तो दोनों जगह मिलता था, बट PS सेकेंड ग्रेना पर ही मिलेगा। और ये रिएक्शन PS सेकेंड से स्टार्ट होती है, सो हम बोल सकते हैं कि दिस रिएक्शन ओनली अकर ऑन ग्रेना। ठीक है, तो ये रिएक्शन केवल कहां चलेगी बेटा, ग्रेना पर चलेगी, स्ट्रोमल थाइलेकोइड पे नहीं चलेगी। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व है, PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड, बोथ टाइप ऑफ पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। वहां केवल एक ही पिगमेंट था, PS फर्स्ट। यहाँ PS फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ टाइप ऑफ पिगमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये तीसरा पॉइंट याद रखना है। PS फर्स्ट और सेकेंड को कनेक्ट करने का क्रेडिट जाता है PC को। तो फोर्थ पॉइंट याद रख सकते हो कि PC जो है वो कनेक्टिव लिंक है, कनेक्टिव लिंक है किसके बीच में, बिटवीन PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। तो PS फर्स्ट और सेकंड को कनेक्टिव लिंक बोला जाए तो PC बोलेंगे, PC इनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। PC कनेक्ट करता है PS फर्स्ट को PS सेकंड के साथ, इसलिए कनेक्टिव लिंक बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कितने ATP बने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो बेटा। 2 NADPH2 एंड 1 ATP से फॉर्म होता है, दैट्स मीन 7 ATP बनाता है वन नॉन साइक्लिक रिएक्शन। One cyclic reaction lead formation of 2 ATP, but one non-cyclic reaction lead formation of 7 ATP. 7 ATP किस फॉर्म में बनते हैं, 2 NADPH2 और 1 ATP की फॉर्म में बनते हैं। राइट बेटा, अब अपन बात करते हैं बेटा, क्या नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला क्या वो वापस इसके पास आया, हम बोलेंगे नहीं आया, तो मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस तो हुआ। मतलब आपका नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इलेक्ट्रॉन लॉस प्रेजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन लॉस प्रेजेंट। अब इलेक्ट्रॉन लॉस ऐसा होता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा बेटा, PS सेकेंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, PS सेकेंड खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही निकल जाएंगे पूरे, वेट कम होता जाएगा धीरे धीरे, मॉलिक्यूलर वेट, और PS सेकेंड खत्म हो जाएगा। तो क्या इसको खत्म होने दिया जाए, नहीं,
प्लांट क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन लॉस से बचने के लिए एक प्रोसेस ल्यूमेन में कंप्लीट होता है। क्या है वो प्रोसेस, देखो आप, खत्म करो सर। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे रिकवर करता है प्लांट, देखो ल्यूमेन के अंदर H2O जो होता है वो स्प्लिट होता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, H+ के अंदर एंड ऑक्सीजन के अंदर। ये ऑक्सीजन तो आ जाती है इन्वायरमेंट में बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्वायरमेंट में फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती थी वो वाटर से निकलती थी। वॉन ने एक्सप्लेन किया कैसे निकलती है, वो मुझे पता चल गया आज कि इस H2O को ये इलेक्ट्रॉन इसको देने हैं, क्योंकि ताकि इलेक्ट्रॉन लॉस पूरा हो सके, अदरवाइज PS सेकंड तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो इलेक्ट्रॉन लॉस रिस्टोर हो रहे हैं H2O की स्प्लिटिंग की वजह से, और H2O स्प्लिट होता है मैग्नीज एंड क्लोराइड की प्रेजेंस में। H2O स्प्लिट होता है मैग्नीज एंड क्लोराइड की प्रेजेंस में। मैग्नीज और क्लोराइड की प्रेजेंस में स्प्लिट होगा, इलेक्ट्रॉन H+ और O2 बनेंगे। इस इलेक्ट्रॉन PS सेकंड में चले जाएगा और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में आ जाएगी। तो मैंने पॉइंट याद करने को क्या बोला बेटा, जेड स्कीम बोलते हैं बिकॉज ये जेड जैसा दिख रहा है। ग्रेना के अंदर ही कंप्लीट होगा बिकॉज PS सेकंड केवल ग्रेना में मिलते हैं। दोनों पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, PS और फर्स्ट सेकंड, PS सेकंड, बट PS सेकंड से स्टार्ट होता है इसलिए ग्रेना बोल रहा हूँ। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है PC, तो कनेक्टिव लिंक हो गया। इस पूरे प्रोसेस के अंदर 1 ATP एंड 2 NADPH2 फॉर्म्ड हो गए, मतलब कितने ATP बने, 7 ATP। इलेक्ट्रॉन लॉस मिलेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस प्रेजेंट, और इसको रिस्टोर करने का काम किसका है, H2O स्प्लिटिंग का। किसका काम है बेटा, H2O स्प्लिटिंग का। तो H2O स्प्लिटिंग होती है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन लॉस जो है वो वापस रिकवर हो जाता है। तो H2O स्प्लिट नहीं होता, तो H2O स्प्लिटिंग की वजह से, H2O स्प्लिट की वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस प्रेजेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस रिकवर होता है, रिस्टोर होता है। अब H2O स्प्लिट किसकी प्रेजेंस में होता है, मैग्नीज एंड क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है। और ये भी याद रखना कि कहाँ होता है, तो ल्यूमेन ऑफ ग्रेना होता है। तो ग्रेना की ल्यूमेन में इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज क्लोराइड H2O स्प्लिट होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिस्टोर होता है। तो 6 पॉइंट, 5th पॉइंट, 4th पॉइंट, 3rd पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 1st पॉइंट, ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं इसके बारे में। ओके बेटा, एक और बेटा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो याद करो वहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था FRS, यहाँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन। कौन है बेटा, फियोफाइटिन। हाँ बेटा, फियोफाइटिन नहीं है तो आप आंसर लगा सकते हो PQ। PQ मतलब कौन है बेटा, प्लास्टोक्यूनोन। कौन है PQ, PQ का पूरा नाम याद रख लेना, प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो सकता है, बट इन एब्सेंस ऑफ फियोफाइटिन। अगर फियोफाइटिन ऑप्शन में नहीं है देन हम ये आंसर लगा देंगे। अच्छा बेटा, ये स्पेशल एक्सेप्शन भी, बिकॉज इट इज ए हाइड्रोजन वेक्टर। हाइड्रोजन वेक्टर है, मतलब देखो ये इलेक्ट्रॉन वेक्टर, इलेक्ट्रॉन वेक्टर, इलेक्ट्रॉन वेक्टर, इलेक्ट्रॉन वेक्टर, इलेक्ट्रॉन वेक्टर, इलेक्ट्रॉन वेक्टर, बट ये इलेक्ट्रॉन वेक्टर नहीं है, ये एक्सेप्शनली हाइड्रोजन वेक्टर है। एक ये बात याद रखना, आगे काम आएगी, मैं दोबारा आपको कुछ चीज़ समझाऊंगा तो वहाँ याद दिलाऊंगा ही कि ये हाइड्रोजन वेक्टर था, बाकी ये सब के सब इलेक्ट्रॉन वेक्टर है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन। फियोफाइटिन ऑप्शन में नहीं है तो PQ आंसर हो सकता है। PQ एक्सेप्शन है बिकॉज इट इज ए हाइड्रोजन वेक्टर और बाकी सब इलेक्ट्रॉन वेक्टर है। ओके बेटा, H2 स्प्लिट हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस रिस्टोर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस जो हो रहा है वो रिस्टोर करता है H2। H2 स्प्लिट होता है ल्यूमेन के अंदर। ये पूरा प्रोसेस जेड स्कीम में, यहाँ को 7 ATP फॉर्म होते हैं। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन आपने इस तरह से इसमें पढ़ लिया। अच्छा, कुछ और भी बातें जो इससे रिलेटेड है मैं बताता हूँ, ये आप पॉइंट्स नोट कर लेना, डायग्राम बना लेना, उसके बाद कुछ पॉइंट और जो छोटे छोटे पॉइंट्स बचे उन पे बात करता हूँ। देखो 1O2 मॉलिक्यूल जो रिलीज होता है उसके लिए 4H2O मॉलिक्यूल्स का स्प्लिट होना जरूरी है। जब 4H2O मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे ना तब 1O2 बनेगा। आप बोलेंगे सर 1O2 के लिए तो 2H2 ही काफ़ी, नहीं बेटा। जब 4H2 स्प्लिट होते हैं ना, इसमें से 2H2O तो वापस बन जाते हैं और बाकी जो 2H2O बचता है उससे ये O2 प्रोड्यूस होता है। मतलब 1O2 मॉलिक्यूल के रिलीज होने के लिए 4H2O की रिक्वायरमेंट होती है। एक क्वेश्चन तो ये कवर होता है। दूसरा, 4H2O स्प्लिट होकर 1O2 मॉलिक्यूल बनता है। अब आपको पता है स्प्लिट क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस को पूरा करने के लिए। इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों हुआ, लाइट की वजह से, है ना। लाइट हमेशा किसकी फॉर्म में गिरती है बेटा, फोटोन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में गिरती है, फोटोन। तो याद रखना बेटा कि लाइट फोटोन की फॉर्म में गिरी, क्वांटा की फॉर्म में गिरी, उस लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। इलेक्ट्रॉन लॉस की वजह से 4H2O मॉलिक्यूल ब्रेक हुए और तब जाकर क्या बना, 1O2 मॉलिक्यूल। तो आप इनडायरेक्टली बोलो कि 1O2 मॉलिक्यूल के लिए कितनी लाइट के फोटोन की नीड होती है। तो ध्यान रखना 8 फोटोन, हाउ मेनी, 8 फोटोन जब किसी प्लांट पर गिरेंगे
तब उस प्लांट के अंदर इतना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा कि 4H2 ब्रेक होंगे और 4H2 ब्रेक होने से 1O2 बनेगा। मतलब आप यूँ बोल सकते हो 1O2 मॉलिक्यूल के प्रोड्यूस होने के लिए 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि 8 फोटोन जब गिरेंगे तब इतना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा कि इस इलेक्ट्रॉन लॉस को पूरा करने के लिए 4H2 को ब्रेक होना पड़ेगा और 4H2 के ब्रेक होने से 1O2 निकलेगी। आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि 1O2 प्रोड्यूस के लिए 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है और 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है, इसी को कहा जाता है क्वांटा डिमांड। क्वेश्चन है कि क्वांटा डिमांड क्या है? क्वांटा डिमांड क्या है? तो क्वांटा डिमांड का आंसर हो गया आपका कि नंबर ऑफ फोटोन विच आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1O2 मॉलिक्यूल नॉन एज क्वांटा डिमांड। तो क्वांटा डिमांड क्या है? क्वांटा डिमांड के लिए पूछा जाए तो आप बताना क्वांटा डिमांड की वैल्यू है 8। डेफिनेशन पूछे तो नंबर ऑफ फोटोन विच आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1O2 मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्वांटा डिमांड। ओके बेटा, तो ये क्वांटा डिमांड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अपन ने बता ही दिया कि 1 मॉलिक्यूल के लिए कितने मॉलिक्यूल्स का स्प्लिट होना जरूरी है। अच्छा, एक और चीज, जब आप देखेंगे ना कि एक नॉर्मल प्लांट को एक ग्लूकोज बनाने के लिए इतने एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। एक प्लांट को, नॉर्मल जो प्लांट है उसको ग्लूकोज बनाने के लिए कितने एटीपी चाहिए? इतने एटीपी। और आपको पता ही है 44 एटीपी जो इसको चाहिए वो मिलेंगे कहाँ से? लाइट रिएक्शन से। अरे यही तो मैंने बताया बेटा कि डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाने के लिए जो एटीपी चाहिए होते हैं वो बेचारा प्लांट लाइट रिएक्शन से लेता है। अब मेरे को आपको ये पता चल गया कि एक प्लांट को ग्लूकोज बनाने के लिए कितने एटीपी चाहिए? 54 एटीपी। और ये 54 एटीपी कहाँ से आएंगे? लाइट रिएक्शन से। लाइट रिएक्शन मतलब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक से। ध्यान रखना, इतने एटीपी बनाने के लिए दोनों को 6 टाइम चलना पड़ेगा, क्योंकि साइक्लिक अगर 6 टाइम चलेगा, एक बार में 2 एटीपी, तो 6 बार में कितने एटीपी मिल जाएंगे आपको? 12। एक बार नॉन साइक्लिक चलता है तो 7 एटीपी, 6 टाइम चलेगा तो 42 एटीपी। और जब 42 और 12 को आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेंगे 54 एटीपी। मतलब इन 54 एटीपी को बनाने के लिए दोनों साइकिल्स को 6 टाइम चलना पड़ता है। मतलब देखना बेटा, एक प्लांट को ग्लूकोज बनाने के लिए 54 एटीपी चाहिए और ये 54 एटीपी को बनाने के लिए साइक्लिक नॉन साइक्लिक को 6 टाइम कंप्लीट होना पड़ता है। मतलब साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन कंप्लीट 6 टाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी विच आर रिक्वायरमेंट फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए 54 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए साइक्लिक नॉन साइक्लिक को 6 टाइम चलना पड़ता है। एक क्वेश्चन ये, व्हाट इज ए क्वांटा डिमांड? क्वांटा डिमांड इज नंबर ऑफ फोटोन विच एसेंशियल फॉर 1O2 प्रोडक्शन। तो ये सब अपन ने छोटे छोटे पॉइंट्स अपन ने यहाँ पर पूरा कर लिया। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन हो गई, एटीपी फॉर्मेशन अपन ने पढ़ लिया। अब अपन चलेंगे डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन किस तरह की होती है? ग्लूकोज बनाना है, क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके बेटा, अब बात करते हैं अपन डार्क रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन के बाद आती है डार्क रिएक्शन। आपको पता है डार्क रिएक्शन को आपने एक नाम और दिया, ब्लैकमैन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है? CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि CO2 फिक्सिंग यहाँ पर होती है। CO2 फिक्सिंग, जैसे N2 फिक्सिंग होती है ना बेटा, वैसे CO2 फिक्सिंग का फंक्शन होता है यहाँ पर। तो CO2 फिक्सिंग होती है ब्लैकमैन रिएक्शन के अंदर। डार्क रिएक्शन के अंदर CO2 को कन्वर्ट कर दिया जाता है इन ग्लूकोज। लेकिन क्या है बेटा कि ये 3 टाइप की रिएक्शंस होती है। मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर जो रिएक्शन चलती है वो है C3 साइकिल। अब ये है क्या बेटा, उसको समझना। कुछ प्लांट्स के अंदर होता है C4 साइकिल और कुछ प्लांट्स के अंदर होती है बेटा केम साइकिल। अब ये तीनों क्या है सुनना। केम साइकिल बहुत कम प्लांट्स है कंपेयरली, इसमें भी कम प्लांट्स है। तो मैक्सिमम प्लांट्स क्या है? C3। मतलब जब कुछ ना देना तो आप डार्क रिएक्शन मतलब C3 रिएक्शन मान के चलना। जैसे मैंने कहा ना, एक प्लांट को ग्लूकोज बनाने के लिए 54 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप पूछने की जरूरत नहीं सर वो C3 प्लांट है, C4 प्लांट है या केम प्लांट। C3 प्लांट। जब कुछ ना दे C3, हाँ नाम से दे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देने। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑफ कौन है? C3 साइकिल। हम इसी की सबसे पहले बात करते हैं बेटा। C3 साइकिल क्या है, क्यों नाम दिया ऐसा, सब कुछ। सबसे पहला पॉइंट, इसको एक्सप्लेन किया था बेटा केल्विन ने। केल्विन ने किस पर? क्लोरेला एल्गी पर। तो क्लोरेला एल्गी पर सबसे पहले एक्सप्लेन किया C3 साइकिल को केल्विन ने। सो इज कॉल्ड केल्विन साइकिल। क्या बोलेंगे बेटा इसको? केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। तो केल्विन साइकिल भी बोला जाता है। केल्विन ने क्लोरेला एल्गी पर इसको एक्सप्लेन किया था।
दूसरा क्वेश्चन, ये किन सेल्स में कंप्लीट होती है? तो मीजोफिल सेल्स में, क्योंकि आपको पता है मीजोफिल सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जहाँ होगा वहीं ये रिएक्शन चलेगी। मीजोफिल कहाँ? लीफ की मीजोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ ये रिएक्शन चलती है। तो सेल पूछा जाएगा कि किन सेल्स में C3 साइकिल चलती है? तो मीजोफिल सेल में। ठीक है, समझो, ये जैसे मैंने एक मीजोफिल सेल बनाई, क्या ये कौन सी सेल है बेटा? मीजोफिल सेल, राइट। मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है उनके अंदर एक RUBP होता है। RUBP 5th कार्बन का एक सबस्ट्रेट है। RUBP का पूरा नाम है बेटा राइबुलोज बिसफॉस्फेट। राइबुलोज बिसफॉस्फेट इसका पूरा नाम है। ये कितने कार्बन का है? 5th कार्बन का। लेकिन इसको बनाया किसने? इसको बनाया रुबिस्को ने। किसने बेटा? रुबिस्को। राइबुलोज बिस कार्बोक्सिलेज एंजाइम, रुबिस्को अपन इसको शॉर्ट में बोलते हैं। रुबिस्को ने ये बनाया, तो आप यूँ बोल सकते हैं मेन एंजाइम ऑफ C3 प्लांट। C3 प्लांट या C3 साइकिल का मेन एंजाइम है रुबिस्को। रुबिस्को ने क्या बनाया? RUBP। ये RUBP क्या करता है? बाहर से CO2 को पकड़ेगा। CO2 में 1 कार्बन, इसके अंदर 5 कार्बन, टोटल 6 कार्बन हो गए और 6 कार्बन टूट जाएंगे 2 PGA में। 1 PGA के अंदर होते हैं 3 कार्बन बेटा। PGA का पूरा नाम भी याद रखना, फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन का प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट के पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। सो दिस रिएक्शन नॉन एज C3 साइकिल। फर्स्ट प्रोडक्ट के पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन, इसलिए नाम दिया C3 साइकिल। और RUBP फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर हो गया बेटा। वहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ CO2 एक्सेप्टर आता है। तो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन हो गया? RUBP। RUBP ने जो 2 PGA बनाए ना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलेशन। ये कार्बोक्सिलेशन में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। तो कार्बोक्सिलेशन से बन गए 2 PGA, राइट बेटा। बाद में 2 PGA बहुत सारी रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद जो को प्रोडक्ट अलग निकल जाएगा वो CH2। इस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में जो एनर्जी खर्च होती है बेटा 2NADPH2 प्लस 2 ATP, ये एनर्जी खर्च होती है किसमें? रिडक्शन में। और बाकी देखो CH2 निकलने के बाद 1 कार्बन निकल गया, बाकी 5 कार्बन ने वापस क्या बना लिया? RUBP। इसको रीजनरेशन, क्या बोलते हैं इसको? रीजनरेशन। ये वापस जो बना है बेटा ये है रीजनरेशन। रीजनरेशन में कितने ATP कंज्यूम होते हैं? ओनली 1 ATP। और वापस RUBP बन गया, फिर ये CO2 पकड़ेगा, CH2 बना देगा। वैसे एक्चुअलिटी में देखे ना बेटा, तो प्लांट के अंदर आपको CH2 अकेला कभी दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक लीफ में 1000 ऑफ सेल्स है। 1000 सेल्स में मिलियंस क्लोरोप्लास्ट है और उनके अंदर और कई मिलियंस एक साथ CH2 बनेंगे, तो आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? कोई ना कोई शुगर बना लेंगे। तो इस प्रोसेस में शुगर्स बनती जाती है। 3 कार्बन शुगर, 4 कार्बन शुगर, 5th कार्बन शुगर, 6 कार्बन, 7 कार्बन। मैक्सिमम सबसे बड़ी जो शुगर बन सकती है वो 7 कार्बन की शुगर। तो कभी CH2 मिलेगा नहीं। लेकिन मुझे तो एक प्रोसेस समझाना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में एक बार जब C3 साइकिल चलती है तो क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन होगा, रिडक्शन होगा, रीजनरेशन होगा। कार्बोक्सिलेशन में RUBP CO2 पकड़ेगा, बना लेगा 2 PGA। 2 PGA से एक CH2 निकल जाएगा, बाकी कार्बन वापस बना लेंगे RUBP। और इस पूरे प्रोसेस में एक CH2 बनेगा। आप एक बार बताना कितना खर्च हुआ इन पूरे प्रोसेस में? यहाँ कोई ATP नहीं, यहाँ ATP 6 and 2 8 और एक 9, मतलब 1 C3 साइकिल के अंदर कितने ATP कंज्यूम हो गए बेटा? 9 ATP, है ना। 2 NADPH2 इक्वल टू 6 ATP, 6 and 2 8 और 1 9। अब इन 9 ATP खर्च हुए। अगर आप सोचो कि ये प्रोसेस ऐसे कैसे 6 बार चल रहा होता, तो इसको क्या बन जाएगा? ये C6H12O6। अरे 6 टाइम डालेगा तो C6H12O6 मतलब क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। हालांकि ऐसा नहीं कि 6 बार वेट करेगा, ग्लूकोज तो बन चुका होगा क्योंकि बहुत सारे CH2 बने होंगे ना। लेकिन मैं एक प्रोसेस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि माना एक बार साइकिल चल रही होती तो क्या होता। एक बार में CH2 बना, 6 टाइम चलेगी तो C6H12O6, मतलब ग्लूकोज बनाने के लिए C3 साइकिल को कितनी बार कंप्लीट होना पड़ता है? 6 टाइम। मतलब टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 1 टाइम में 9 ATP, तो 6 टाइम में 54 ATP। यही बात तो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था बेटा कि एक प्लांट को ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP की रिक्वायरमेंट होती है? 54 ATP। हाँ, एक ग्लूकोज बनाने के लिए C3 साइकिल को 6 टाइम कंप्लीट होना पड़ेगा और एक टाइम कंप्लीट होने में 9 ATP खर्च होते हैं। 6 टाइम कंप्लीट होगा तो 54 ATP खर्च हो जाएंगे और ऐसे बनता है ग्लूकोज। ये पॉइंट्स थे किसके? C3 साइकिल के। एक साइंटिस्ट है बेटा वारबर्ग, उन्होंने एक इफेक्ट बताया जिसको हम वारबर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वारबर इफेक्ट। उन्होंने क्या कहा कि जब आप O2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे ना, तो प्रोडक्टिविटी जो है
प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट जो है बेटा वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके क्यों? तो वारबर्ग ने बताया कि O2 बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो जाती है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। बाद में किसी और साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था कि जब ऑक्सीजन बढ़ा दोगे ना तो ये RUBP CO2 को छोड़कर ऑक्सीजन से जुड़ने लग जाएगा। अगर सोचो RUBP ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो एक कार्बन का लॉस होगा, एक कार्बन का लॉस होगा तो CH2 नहीं बनेगा, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। अगर CO2 की जगह ऑक्सीजन आने लग गया ना तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज नहीं बनेगा। ग्लूकोज क्यों बना है, क्योंकि बाहर से CO2 आई है। तो ये वारबर्ग ने कहा था, इस कॉल्ड वारबर्ग इफेक्ट, मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 लीड डिक्रीजमेंट इन प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? C3 प्लांट्स। तो प्लांट में प्रोडक्टिविटी गिर जाती है ऑक्सीजन के बढ़ने से, वारबर्ग इफेक्ट हो गया। ये पूरा आपने बेटा क्या बात करी, C3 साइकिल। मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ ना बेटा उनको याद करना, मैं दोबारा इनिशियली एक पॉइंट से बता रहा हूँ और वो पॉइंट्स आप लिखते जाना और इजीली याद करते जाना। पहला पॉइंट क्या लिखा आपने, C3 साइकिल को केल्विन ने एक्सप्लेन किया ऑन क्लोरेला एल्गी, सो C3 साइकिल आल्सो नोन एज केल्विन साइकिल। सेकंड पॉइंट, C3 साइकिल कंप्लीट इन मीजोफिल ऑफ लीफ। क्यों? क्योंकि मीजोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। थर्ड पॉइंट, द मेन एंजाइम ऑफ C3 प्लांट्स इज रुबिस्को। रुबिस्को लीड फॉर्मेशन ऑफ RUBP, राइबोलोज बिस्फोस्फेट, जिसके पास 5 कार्बन होते हैं। RUBP CO2 को एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, PG। तो आपने देखो क्या किया, पहला पॉइंट पढ़ा कि केल्विन ने एक्सप्लेन किया, सो कॉल्ड केल्विन साइकिल। दूसरा पॉइंट कि मीजोफिल में चलता है। तीसरा पॉइंट, मेन एंजाइम इज रुबिस्को। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इज RUBP। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इज RUBP। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, फर्स्ट प्रोडक्ट इज PGA। PGA के पास 3 कार्बन है, ये ब्रैकेट में लिखा है, इसीलिए इस साइकिल को C3 साइकिल बोला। तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज PGA। C3 साइकिल कंप्लीट इन 3 स्टेप, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। 3 स्टेप्स है। रिडक्शन में 8 ATP कंज्यूम होते हैं और रीजनरेशन में 1 ATP कंज्यूम होता है, इसमें कोई ATP कंज्यूम नहीं होता। ओवरऑल C3 साइकिल में कितने ATP कंज्यूम हो रहे हैं, 9 ATP। और C3 साइकिल अगर 6 टाइम चलेगा तो ये क्या बना लेगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनाने के लिए अंदर कितने ATP कंज्यूम होंगे, 54 ATP। तो 1 C3 साइकिल कितने ATP कंज्यूम करता है, 9। 1 C3 साइकिल कंप्लीट 6 टाइम फॉर 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन, तो टोटल कंजप्शन ऑफ ATP कितना हो गया, 54 ATP। तो ग्लूकोज बनाने के लिए C3 साइकिल कितना खर्च करता है, 54 ATP। कितनी बार चलता है, 6 टाइम। एक बार में कितना खर्चा, 9 ATP। कितने स्टेप्स, 3, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कहाँ चलेगा, मीजोफिल में। मेन एंजाइम इज रुबिस्को। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इज RUBP। फर्स्ट प्रोडक्ट इज PGA। PGA हैव 3 कार्बन, सो वी कॉल C3 साइकिल, वी कॉल दिस साइकिल इज C3 साइकिल बिकॉज फर्स्ट प्रोडक्ट हैव 3 कार्बन्स। ओके, तो ये सब पॉइंट्स आप लिख लोगे, याद कर लोगे, तो आपका C3 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम C3 साइकिल चलता है। अब अपन बात करेंगे बेटा किसके बारे में, C4 साइकिल के बारे में, कि C4 साइकिल क्या बोलना चाहता है और किन के अंदर मिलता है। ये सब बाद की बातें थी, सबसे पहले C3 साइकिल आ गया, लंबे टाइम तक C3 साइकिल चलता रहा। लेकिन एक साइंटिस्ट है बेटा, कॉट्सकॉफ। अपन बात कर रहे हैं C4 साइकिल की। मैंने कहा कि एक साइंटिस्ट है कॉट्सचॉक। कॉट्सचॉक ने क्या देखा कि शुगर केन के अंदर कुछ और चल रहा है, मतलब इस टाइप की रिएक्शन तो नहीं चल रही जो केल्विन ने समझाई थी, तो कुछ और चल रहा है। तो उन्होंने इसके बारे में सिर्फ आइडिया दिया, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक्सप्लेन करने का क्रेडिट गया बेटा हैच एंड स्लैक। हैच एंड स्लैक ने इसको एक्सप्लेन किया शुगर केन में। तो डिस्कवरर ऑफ C4 साइकिल का क्रेडिट गया बेटा हैच एंड स्लैक को, बट अगर ऑब्जर्वर पूछा जाए तो आप कॉट्सचॉक आंसर लगा सकते हैं, बट डिस्कवरर पूछा है तो हैच एंड स्लैक को आंसर जाएगा। एक्सप्लेन भी इन्होंने किया शुगर केन के अंदर C4 साइकिल। मैक्सिमम C4 प्लांट्स आर monocots, maximum, like sugarcane, like maize, sorghum, avena and etc. हाँ, लेकिन ध्यान रखना wheat and rice ये दोनों इसमें नहीं आते। wheat and rice are C3 plants and not C4 plants, but sugarcane, maize, sorghum, avena and etc. ये सब किसके अंदर आते हैं, monocots में। एक्सेप्शनली कुछ डाइकॉट्स भी हैं जो एक्सेप्शनली डाइकॉट्स, बिकॉज मैक्सिमम C3 प्लांट्स आर मोनोकोट्स, बट few dicot plants also are example of C4 cycle, like Portulaca, Chenopodium and Portulaca are
एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट, बट ये डाइकोट से तो थोड़ा एक्सेप्शनल, इनको याद रखना। मोनोकोट से वैसे आपको एक बात बता देता हूँ कि अभी तक नीट हो, जेट हो, ICR हो, जब भी एग्जाम्पल आए शुगर केन और मेज का आया, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल्स नहीं आया। तो शुगर केन एंड मेज आर द फेमस एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट्स, और हमारे NCERT में भी यही दिया है, इसीलिए यही पूछा जाता है। बाकी फिर भी आप याद रख सकते हो सोरगम, एविना, पोर्चुलेकन, चिनोपोडियम एटसेट्रा, ये इसका हो गया। अच्छा ध्यान रखना, जो C4 प्लांट्स है ना, ये ज्यादातर ग्रेमिनी एंड साइपेरेसी फैमिली से रिलेटेड होते हैं। कौन सी फैमिली से? ग्रेमिनी, ये सब ग्रेमिनी में तो आते हैं, मेज, सोरगम, एविना, और साइपेरेसी फैमिली से रिलेटेड है। हाँ, लेकिन व्हीट और राइस ग्रेमिनी का मेंबर होते हुए भी C3 प्लांट है, C4 प्लांट नहीं है। तो अगर फैमिली पूछेगी जब मैक्सिमम C4 प्लांट्स आर रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ फैमिलीज, तो आप बोलेंगे ग्रेमिनी एंड साइपेरेसी। और एक लाइन याद रखना, मैक्सिमम C4 प्लांट्स आर मोनोकोट, बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑल C4 प्लांट आर मोनोकोट, मैक्सिमम C4 प्लांट्स, क्योंकि कुछ पोर्चुलेका, चिनोपोडियम जैसे डाइकोट्स प्लांट भी क्या है, C4 के एग्जांपल्स है। तो ये एग्जांपल्स का याद रखना। एग्जांपल में दो फेमस एग्जांपल बता दिया, एक्सप्लेन क्या हैचेस सेलेक्ट ने, और ऑब्जर्व क्या कॉटस्टॉक। स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी जैसे आप इसका डायग्राम देखोगे ना, तो आपको स्पेशलिटी पता चल जाएगी कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, कि C4 साइकिल क्यों है, जो है वो C3 से डिफरेंट था या स्पेशल था, और क्यों था, सब बातें करेंगे। जब आप C4 प्लांट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि C4 साइकिल कंप्लीट इन 2 टाइप ऑफ सेल्स। C3 साइकिल तो एक ही सेल में कंप्लीट होता है, मीजोफिल में, बट ये 2 सेल में कंप्लीट होता है। फर्स्ट सेल इज मीजोफिल सेल, ये तो यूनिवर्सल है, एंड सेकेंड सेल इज बंडल सीड सेल। बंडल सीड सेल। तो फर्स्ट सेल इज मीजोफिल सेल एंड सेकेंड सेल इज बंडल सीड सेल। इसको आप शॉर्ट में बोलते हैं BS सेल, बंडल सीड सेल। और ध्यान रखना कि C4 प्लांट्स का यूनिक फीचर्स यही है कि C4 प्लांट की जब आप लीफ को देखेंगे तो लीफ के अंदर 2 टाइप ऑफ सेल्स मिलेगी, और इसी कहा जाता है क्रेंज एनाटोमी। क्रेंज एनाटोमी। तो क्रेंज एनाटोमी इज यूनिक फीचर ऑफ C4 प्लांट। क्रेंज एनाटोमी और किसी के अंदर नहीं मिलती C4 प्लांट्स के अलावा। व्हाट डू यू मीन ऑफ क्रेंज एनाटोमी? क्रेंज एनाटोमी मीन्स 2 टाइप ऑफ सेल फाउंड इन लीफ। तो लीफ के अंदर 2 टाइप की सेल्स होना क्रेंज एनाटोमी, और क्रेंज एनाटोमी इज ए यूनिक फीचर ऑफ C4 प्लांट। यही इसकी स्पेशलिटी। अब ऐसी स्पेशलिटी क्यों होती है उसका सब रीजन बताऊंगा मैं आपको। एक बात तो आपको पता चल गई कि ये साइकिल केवल मीजोफिल में नहीं चलता, बल्कि मीजोफिल और बंडल सीड 2 सेल्स में चलता है, और प्रेजेंस ऑफ 2 सेल्स इन 1 लीफ इज कॉल्ड क्रेंज एनाटोमी। अच्छा, एक और बात, बंडल सीड सेल इम्परमेबल फॉर गैसेस। ये इम्परमेबल होती है गैसेस के लिए, मतलब कोई गैस डायरेक्टली अंदर नहीं आ सकती और कोई गैस डायरेक्टली बाहर नहीं जा सकती, इम्परमेबल है। उसका क्या फायदा है आगे आपको पता चल जाएगा। चलो बात करते हैं इनके लिए। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इज पेप। पेप हैव 3 कार्बन। व्हाट इज पेप? पेप फॉस्फो इनोल पाइरुवेट। इसके पास 3 कार्बन होते हैं। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, वहां पहला CO2 एक्सेप्टर कौन था? RUBP। यहाँ फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है? पेप। वहां पेप किसने बनाया था? सॉरी, वहां RUBP किसने बनाया था? रुबिस्को ने। यहाँ पेप को बनाता है बेटा पेपकेज एंजाइम। पेपकेज मींस पेप कार्बोक्सिलेज पूरा नाम है, बट पेपकेज बोलते हैं। और ये जेट के अंदर आया हुआ है 2017 या 16 का पेपर देखना आप, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि विच इज द मेन एंजाइम ऑफ C4 प्लांट। आपका आंसर है पेपकेज। ये जेट के अंदर है, 16 या 17 है, शायद 17 है। आप देखना पेपर के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि पेपकेज जो है वो क्या है। तो जैसे आपने कहा कि मेन एंजाइम ऑफ C3 प्लांट रुबिस्को, वैसे C4 प्लांट का मेन एंजाइम है पेपकेज, बिकॉज पेपकेज बनाता है पेप। पेप क्या करता है? बाहर से CO2 को पकड़ेगा। मैंने कहा ना फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इज पेप, वहां RUBP था। इसके पास 1 कार्बन, इसके पास 3 कार्बन, दोनों ने मिलकर बनाया 4 कार्बन का ऑक्जेलिक एसीटेट या ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट बन गया। फर्स्ट प्रोडक्ट इज OAA विच हैज 4 कार्बन, इसलिए इस साइकिल को हम बोल रहे हैं C4 साइकिल। वहां फर्स्ट प्रोडक्ट PGA जिसके पास 3 कार्बन थे, सो हम उसको बोल रहे थे C3 साइकिल, बट ये फर्स्ट प्रोडक्ट के पास 4 कार्बन है, सो हम इस साइकिल को बोल रहे हैं C4 साइकिल। राइट। C4 साइकिल कन्वर्ट हो जाएगा, OAA कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड के अंदर।
मैलिक एसिड के पास भी कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। और ये मैलिक एसिड चला जाएगा बंडल सीट के, क्योंकि कोई गैसेस तो जा नहीं सकती, तो अंदर कौन गया बेटा, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड यहाँ जाके ब्रेक हो गया CO2 एंड पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड के पास कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, और CO2 अलग हो गया इसके पास से। ये पायरुविक एसिड वापस कन्वर्ट हो गया पेप में इन प्रेजेंस ऑफ PPDK एंजाइम। PPDK का मतलब होता है फॉस्फोपाइरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम, PPDK एंजाइम। यहाँ खर्च होते हैं 2 ATP। तो ये मैलिक में गया, मैलिक कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड किसमें बदल गया, पेप में, 2 ATP यहाँ पर खर्च हो गए। अब ये CO2 क्या करेगा, इस CO2 को देखो बेटा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। इस CO2 को यहाँ पकड़ लेगा RUBP, मतलब यहाँ RUBP भी होता है 5 कार्बन का। ये क्या बना लेगा, 2PGA से क्या बन जाएगा, CH2O, और वापस क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। टोटल कंजप्शन ऑफ ATP इज 9 ATP। मतलब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है कि C4 साइकिल के अंदर C3 साइकिल तो चल ही रही है। ये कौन सी साइकिल है, C3 साइकिल, बट वहां ये साइकिल चलती थी मेसोफिल सेल में, और यहां ये साइकिल चलती है बंडल सीट सेल में। बहुत अच्छा एग्जांपल है कि C3 प्लांट्स में RUBP फाउंड इन मेसोफिल सेल, बट इन C4 प्लांट RUBP फाउंड इन बंडल सीट सेल। ये डिफरेंस है, बाकी वही सिमिलर। एक और खर्चा यहाँ देखो, एक बार ये रिएक्शन चली तो टोटल कंजप्शन क्या दिख रहा है, 9 + 2, मतलब 1 C4 साइकिल से कितने ATP कंज्यूम हो रहे हैं, 11 ATP। वहाँ कितने कंज्यूम होते थे, 9 ATP। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि C4 साइकिल में C3 साइकिल की कंपेयरली कितने ज़्यादा ATP कंजप्शन होते हैं, 2 ATP, 1 9 1 11। इसी को भी ग्लूकोज बनाने के लिए तो कितनी बार चलना पड़ेगा, 6 टाइम, तभी तो C6H12O6 बनेगा। और आपको पता है 6 टाइम जब चलेगा तो टोटल कंजप्शन 66 ATP। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ मेनी ATP कंज्यूम फॉर 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन इन C4 साइकिल, तो हमारा आंसर जाएगा 66 ATP। और वहां यही पूछा जाएगा कि हाउ मेनी ATP कंज्यूम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज इन C3 साइकिल, तो आंसर जाएगा 54 ATP। मतलब C3 साइकिल में कंजप्शन पूछे ATP का तो 54, यहाँ पूछे तो 66, और डिफरेंस पूछे कि कितने ज़्यादा ATP चाहिए C4 प्लांट को कंपेयर टू C3 फॉर 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन। ये टर्म जरूर देना चाहिए, 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन, तो 12 ATP। जैसे सुनो क्वेश्चन आया, हाउ मेनी मोर ATP कंज्यूम इन C4 कंपेयर टू C3। यहाँ क्या ग्लूकोज टर्म दिया, क्वेश्चन में नहीं दिया, ग्लूकोज नहीं दिया, तो आप ये मान के चलो C4 में कंजप्शन 11 ATP, C3 में कंजप्शन 9 ATP, मतलब आंसर है 2 ATP। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि हाउ मेनी मोर ATP कंज्यूम इन C4 साइकिल कंपेयर टू C3 फॉर 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन, तो 1 ग्लूकोज के लिए 54 या 66, आंसर चला जाएगा 12। तो ये आपके आंसर्स हो गए, ये दोनों पॉइंट्स हो गए। मैं इनके क्वेश्चंस वो पॉइंट्स दोबारा आपको बता देता हूँ कि पहला, दिस साइकिल कंप्लीट इन मेसोफिल एंड बंडल सीट सेल, मतलब क्रेन जेराटोबिन का फीचर है। दूसरा पॉइंट, मेन एंजाइम इज पेपकेज। तीसरा पॉइंट, फर्स्ट CO2 एक्सेप्ट इज पेप। फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट प्रोडक्ट इज OA। कौन CO2 लेकर बंडल सीट में जाता है, मैलिक एसिड। कंजप्शन ऑफ ATP इन 1 C4 साइकिल 11 ATP। कितनी बार चलना पड़ेगा ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए, फॉर 6 टाइम, तो टोटल कंजप्शन इन 66 ATP, 12 मोर देन C3 फॉर 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसकी और स्पेशलिटी भी बात करते हैं पर कि C4 प्लांट आर मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स, उनसे ज़्यादा अच्छे होते हैं C4 C3 से। क्यों? उसका पहला रीज़न तो ये कि बेटा इनके पास क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होंगे। वाई? कि C4 प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट यहाँ भी होते हैं और वहाँ भी होते हैं, लेकिन C3 प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट ओनली फाउंड इन मेसोफिल सेल। तो C3 में तो क्लोरोप्लास्ट केवल मेसोफिल में होंगे, या मेसोफिल के पास भी और बंडल सीट के पास भी, तो मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस हो गया। अच्छे क्लोरोप्लास्ट तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, तो एक तो मोर एफिशिएंट का ये रीज़न हो गया। दूसरा, यह ऑक्सीजन का इफेक्ट नहीं होगा। वाई? वारबर्ग ने क्या कहा था, आप ऑक्सीजन बढ़ा दोगे तो ऑक्सीजन RUBP के साथ जुड़ने लग जाएगा इसके साथ, और अगर ये RUBP ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो CO2 से नहीं जुड़ पाएगा, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इन C3 प्लांट यहाँ क्या ऑक्सीजन, अगर इधर उधर ऑक्सीजन बढ़ गई तो क्या अंदर जा पाएगी? क्या नहीं जा पाएगी, क्योंकि मैंने बता चुका हूं कि बंडल सीट सेल जो है वो इम्परमेबल है फॉर गैसेस। कोई गैस अंदर नहीं जा सकती, चाहे बाहर कितना भी बढ़ जाए, तो ऑक्सीजन का इफेक्ट नहीं होगा। तो ऑक्सीजन का इफेक्ट हो नहीं रहा है, क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा मिल रहे हैं। इन दोनों रीजन की वजह से आप बोल सकते हैं कि C4 प्लांट आर मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स। ठीक है, लेकिन कुछ ही एग्जाम्पल्स है जिनके अंदर मिलता है। मेन एग्जाम्पल है शुगर केन एंड मेज। ठीक है, तो ये आपका C4 प्लांट कंप्लीट हो गया।
अब हमारे पास बचता है C3 साइकिल, C3 साइकिल, सॉरी C3 C4 के बाद KM साइकिल की बात करते हैं।